प्राइमरीली सेशन था वो एटीपी के इंट्रोडक्शन को कवर कर रहा था, जिसमें हमने सबसे पहले तो ये बात की कि एटीपी है क्या, कितने मार्क्स का है, कितना टाइम में करना होगा, एटीपी को करने के लिए किन चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा, क्या ये सिलेबस की लर्निंग से कवर होगा या ये हमें अलग से सीखना पड़ेगा, क्या इसमें बहुत ज्यादा लर्निंग करनी होगी। ये सारी बातें, बहुत सारी जो क्वेरीज होती हैं उनके बारे में बात की। और अब हम एक प्लानिंग से, एक रोड मैप से इसको लेकर चलेंगे। आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि आपने परेशान नहीं होना, जब जो काम कराया जा रहा है वो करना है, और जब जो काम होमवर्क में दिया जा रहा है वो भी करना है। ठीक है, अभी चूंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है तो पहला टॉपिक भी हमने सिलेक्ट ऐसे ही किया है कि जिससे जो जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना रिलेटिवली इजी हो। तो बेटा कल हम ये बात ऑलरेडी कर चुके थे कि एटीपी में यूजुअली 3 टॉपिक्स को फोकस किया जाएगा, और उसमें से एक टॉपिक विच इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट पार्ट ऑफ योर एटीपी पेपर, दैट वुड बी मैग्निफिकेशन, कैलकुलेशन एंड ड्राइंग। कल मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूं, तो अगर कोई बच्चा कल नहीं था तो प्लीज जो है परेशान ना हो। जो बातें आपको यहाँ स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही हैं आप उन्हें नोट कर सकते हैं। मनाहल, आप अपने घर की कैमरा को बंद करें और हमें आपके घर की वीडियो मत दिखाएं। थैंक यू। कैमरा बंद कर लीजिए मनाहल। मनाहल, आपका कैमरा फीड ओपन है, प्लीज। थैंक यू मनाहल। तो मैग्निफिकेशंस, कैलकुलेशंस एंड ड्राइंग, ये पहला पार्ट है जिसके बारे में कल हम बात कर चुके कि एग्जाम में ये अप्रोक्सीमेटली आपको आउट ऑफ 40 10 मार्क्स देगा, जिसमें मैग्निफिकेशन और कैलकुलेशन के 5 मार्क्स और ड्राइंग के 5 मार्क्स है। तो हमारा पहला बेबी स्टेप इन आवर एटीवी प्रिपरेशन इज of the practice of this part, ताकि we need to make sure that nobody is going to lose these स्मार्टली हासिल होते हैं। इसमें आपकी स्किल्स जो हैं एक बार पक्की हो गई तो फिर आप इसमें मार्क लूज नहीं करोगे। फिर कल इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मैग्निफिकेशन स्टार्ट कर लिया था, और मैंने आपको बताया कि मैग्निफिकेशन is not only the part of your ATP, it can also be asked in your paper 1 or even paper 2, यानी MCQ और थ्योरी पेपर में भी ये आ सकता है। एंड फॉर दैट, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कल हमने पहले इसकी डेफिनेशन भी समझी। ऑल्दो, वालेकुम सलाम, ऑल्दो कि मैग्निफिकेशन का सेंस सबको पता है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, किसी ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करके दिखाना, ठीक है ना, ये सबको अंदाजा है। लेकिन जब डेफिनेशन आती, अयाज बार बार चैट में नहीं लिखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कहा था जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा हर टॉपिक के साथ बताऊंगा, फिर मुझे क्यों याद दिला रहे हो। हम अभी इस वक्त पहला टॉपिक जो कर रहे हैं दैट इज आउट ऑफ 40 10 मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम इस वक्त इन 10 मार्क्स पे ही बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आगे चलेंगे दूसरे टॉपिक पर तो उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट क्या होता है, ये तो आपको यूजुअली अंदाजा होता है, लेकिन डिफाइन करते हुए आपको समझ नहीं आता कि कैसे डिफाइन करें। तो कल हमने इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हमारी बुक में भी मौजूद है उसके थ्रू मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर लिया था, दैट इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका साइज और जो उसकी इमेज बन रही है, दोनों के साइज का जब हम रेशियो लेते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मैग्निफिकेशन, क्योंकि उसी से हमें अंदाजा होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना डिफरेंस है उसी से हमें अंदाजा होता है। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, इमेज अपॉन एक्चुअल साइज से, इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज। आई यहाँ पर इमेज साइज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ए यहाँ एक्चुअल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये बात हम कल कर चुके हैं। प्लीज माइक्स में देख रहा हूँ बार बार खुले हुए नजर आ रहे हैं मुझे, माइक्स का ध्यान रखें। जिन बच्चों के माइक्स मुझे बार बार खुले हुए नजर आएंगे, खासतौर पर डिस्टर्बेंस हो रही होगी, तो मेरे बच्चे फिर मुझे मजबूरन आपको रिमूव करना पड़ेगा। प्लीज माइक का ध्यान रखें, थैंक यू। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन जो बच्चे भी अभी लेटर ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताता चलूं, कल की जो बात हुई थी उसको रिकॉल कर रहा हूं। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन कल बता चुका था, मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला भी बता चुका था। और अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है इन एग्जाम कि इमेज ऊपर रखनी थी या एक्चुअल इमेज, एक्चुअल साइज ऊपर रखना था या इमेज साइज ऊपर रखना था। तो उसके लिए जुगाड़ मैंने आपको बताया था आई एम का निमोनिक, कि अगर आपको आई एम याद रह जाता है तो एम फॉर मैग्निफिकेशन है। अगर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी होगी तो जाहिर है कि ये ए इधर आके डिवाइड होगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ए नीचे था और आई ऊपर था। फिर जिस बात पर हमारा सेशन एंड हुआ था वो ये बात थी कि भाई
जो मैग्निफिकेशन है उसमें जितनी भी मैथमेटिक्स होगी, कैलकुलेशंस होंगी, फिगर्स होंगी, वो हमेशा मिलीमीटर में कैलकुलेट की जाती हैं, अनलेस अंटिल मेंशन हो कि भाई आप माइक्रोमीटर में करें या सेंटीमीटर में करें। लेकिन जब आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो आपके स्केल पर मिलीमीटर इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता, तो आप जो मेजरमेंट स्केल से लेते हैं दैट इज यूजुअली इन सेंटीमीटर। इसका मतलब बड़ा साफ है कि आप जब कोई रीडिंग डायग्राम से लेंगे तो दैट डायग्राम रीडिंग वुड बी इन सेंटीमीटर एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर फर्स्ट, और यही स्टैंडर्ड यूनिट मिलीमीटर यूजुअली चलता है। और कल मैंने बताया था कि बाज दफा एग्जामिनर माइक्रोमीटर, देखो एग्जामिनर जब माइक्रोमीटर बोलेगा ना तब माइक्रोमीटर में जाना है। मैं कल बात ये वाजे बता चुका हूँ, नोट के करके लिखवाया कि अदरवाइज आपने मिलीमीटर में रहना है, ना सेंटीमीटर में छोड़ना है, ना माइक्रोमीटर में बगैर बोले ले जाना है। अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, मेरी बात समझना कि अगर आपके पास एक डायग्राम है, आपने स्केल रखा, स्केल रख के इसकी मेजरमेंट ली, तो जाहिर है स्केल पर मेजरमेंट सेंटीमीटर में लेना फीजिबल होता है, क्योंकि आप स्केल में जो स्केल रीडेबल बार्स होते हैं वो सेंटीमीटर के होते हैं, मिलीमीटर बहुत क्लोज होता है, और बार स्केल्स में मिलीमीटर बहुत, अगर पुराना स्केल है तो मिटा हुआ होता है, जो है क्लियर भी नहीं करा होता। तो सेंटीमीटर में आपने मेजरमेंट लेनी होती है, लेकिन फिर उसको कन्वर्ट करना होता है हमेशा मिलीमीटर में। याद रखें, जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो यू हैव टू कैलकुलेट योर आंसर्स इन मिलीमीटर। अगर स्पेसिफाइड होगा देन यू विल कन्वर्ट इट इनटू माइक्रोमीटर और व्हाटएवर यूनिट इट इज आस्क्ड। तो अब क्या रिलेशन था, तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ये जो बात बताई थी, मेरे ख्याल दैट वाज इनफ सिंप्लीफाइड वर्जन। उस पे अयाज भाई थोड़ा कंफ्यूज थे, बाद में क्लास के बाद कॉल पर आ गए थे, और कॉल पर उम्मीद है कि इनकी कंफ्यूजन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई थी। लेकिन आपके लिए, सबके लिए बता दूं मेरे भाई कि आपने मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशन में इस पिक्चर को जहन में याद रखना है कि ये पिक्चर है, सेंटीमीटर में कैलकुलेशन, सेंटीमीटर में यूजुअली मेजरमेंट हो रही होगी, कन्वर्जन करनी है मिलीमीटर में। कैसे होगा? मल्टीप्लाई बाय 10, फॉरवर्ड जाते हुए मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10, और अगर मिली से जाना है माइक्रो में तो मिली के थ्रू ही जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, और जब रिवर्स में आ रहे होंगे तो सेम फिगर से डिवाइड करेंगे। अब अगर किसी ने फिजिक्स में एक्सपोनेंशियल्स में पढ़ा हुआ है, सेम चीज वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन सही तरीके से। और कल फिर इस बेसिस पर हमने मल्टीपल आपके साथ वैल्यूज पूछी थी। एक एग्जांपल देकर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आई हैव अ स्पेसिमेन ऑफ 15 आई हैव अ स्पेसिमेन ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे बताइएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी मिलीमीटर में? 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर। 150 मिलीमीटर। वेरी सिंपल, वेरी गुड। और अगर मैं कहूं ये वैल्यू माइक्रोमीटर में क्या होगी, देन यू मल्टीप्लाई 1,50,000 150,000 150,000 माइक्रोमीटर। अच्छा, एक और वैल्यू देखेंगे अयाज, आज तो कंफ्यूजन नहीं हो रही। एक और वैल्यू देखें, कुछ उल्टा करके देखते हैं। एक और वैल्यू आपके सामने रखता हूं, मैं कहता हूं वी हैव अ वैल्यू। बेटा अभी मैंने वो केसेस तो बताए नहीं, तुम लोग क्या नशा करके तो क्लास नहीं ले रहे? अभी तो केसेस आज हम पढ़ेंगे। बरीरा क्या बात करती हो यार, ये मुझे अफसोस होता है फिर इतना रुक रुक के मैं बताऊं और आप वो चीज का पूछें जो अभी, इसका मतलब है आप सेशन में क्या ध्यान नहीं दे रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि यहीं से हमने स्टार्ट किया था, फिर आप कह रहे हो कि वो आपने मैग्निफिकेशन वाली नहीं बताई। अरे भाई अभी बताएंगे बरीरा, दैट इज वाई ऑलवेज से कि भाई थोड़ा सा क्लास में अटेंटिव रहें, थोड़ा पार्टिसिपेट करें, पता तो चले, ठीक है ना? तो मैग्निफिकेशन अभी तो स्टार्ट ही हुआ बच्चा, मैग्निफिकेशन स्टार्ट हुआ है। आई जस्ट डिफाइंड मैग्निफिकेशन इन लास्ट क्लास, क्योंकि कल हम ज्यादातर टाइम इंट्रोडक्शन ले रहे थे, और उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन डिफाइन करने के बाद उसका बेसिक फॉर्मूला समझा और कन्वर्जन्स पे बात कर रहे हैं। किसका माइक खुला हुआ है? मरियम का माइक खुला हुआ है। अच्छा जी, तो मैग्निफिकेशन के बारे में अच्छा मैं बता ही रहा था। एक और फिगर करेंगे और उसके बाद फिर केसेस की तरफ चलूंगा, ठीक है? केसेस की तरफ चलूंगा। तो एक और वैल्यू लेते हैं, 750 या 7,500 माइक्रोमीटर्स। ओके जी बेटा, 7,500, या चलो उसको ऐसे कर लेते हैं 75,000 माइक्रोमीटर्स। हाँ जी, पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मिलीमीटर। मिलीमीटर में मिलीमीटर 75 यस सर, यस सर। 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करने पर क्या होगा? वेरी गुड बेटा, 75 मिलीमीटर। 75 मिलीमीटर हो जाएगा। वेरी गुड, हो गया। और फिर अगर सेंटीमीटर में 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। चलो
बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज अयाज के आंसर्स भी मैच कर रहे हैं और उम्मीद है बरीदा को भी समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले कि हम कैलकुलेशन वाले एग्जांपल्स पे जाते तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब भाई मुझे एक बार सब चैट में कम से कम बता दें कि यूनिट कन्वर्जन को लेकर समझ आ गया कि हमने Yes, डायरेक्टली sir. छलांगे नहीं, Yes, sir. Yes, हमने sir. स्केल पे जो मेजरमेंट जी सर, होगी समझ आया। बच्चों वो यूजुअली सेंटीमीटर में होगी, फिर मिलीमीटर में जाओगे वहीं छोड़ दोगे। अगर एग्जामिनर कहेगा माइक्रो में जाना है तो माइक्रो में जाने के लिए फिर क्या करोगे वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर क्विक रिस्पॉन्स। इतना रिस्पॉन्स भी आता रहे तो काफी है। चलो बेटा, अब मैं आपको बताने लगा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात मैग्निफिकेशन में। अब जो मैं समझाने लगा हूं इसको अच्छे से समझना है। यकीन कीजिए अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो देयर विल बी नो केस जो आपको फंसा सके। याद रखें यूजुअली मैग्निफिकेशन जब पढ़ाई जाती है या आपके सिलेबस में या नॉर्मली क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो मैग्निफिकेशन में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स, लेकिन देयर इज अ 4th वैरायटी एज वेल जो आपके लिए बोनस है और जिसमें तकरीबन हर बच्चा फंस जाता है। अगर आपने स्कूल में भी किया हुआ होगा, जब मैं उस चौथे केस की तरफ, चौथी वैरायटी की तरफ बात करूंगा तो आप में से हो सकता है कि कुछ बच्चों को वो पता ही ना हो और एग्जाम में आपके आती है। तो अब मैं आपको ले जाने लगा हूं मैग्निफिकेशन का बेसिक समझाने के बाद, यूनिट की कन्वर्जन समझाने के बाद, अब हम बात करने लगे हैं कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे मैग्निफिकेशन में किस किस वैरायटी के, ये आपको रॉ इंफॉर्मेशन दी जा रही है ताकि जब मैग्निफिकेशन का कोई भी सवाल आपके सामने रखा जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन मैग्निफिकेशन। बेटा मैग्निफिकेशन पर 4 तरह के सवाल आते हैं। मैग्निफिकेशन के क्वेश्चंस 4 टाइप्स के होते हैं और उनको अच्छे से आपको जहन नशी करना है, समझना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। चारों वेराइटीज अपने पास अलग से नोट करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, या यूं कह ले सिनेरियो कर लेते हैं इसको। सिनेरियो नंबर 1, 4 सिनेरियोज में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं मैग्निफिकेशन की। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 काफी सिंपल होता है। सिनेरियो नंबर 1 में क्या होता है कि आपको एक्चुअल साइज इज गिवन। ठीक है ना, एक्चुअल साइज इज गिवन, यू मेजर इमेज साइज। एक्चुअल साइज गिवन होता है, आपको मेजरमेंट करनी होती है इमेज साइज की, मैं रफ एग्जांपल से समझाऊंगा, और कैलकुलेट करनी होती है मैग्निफिकेशन। देखो 3 चीजें चल रही है ना, आप ये समझना 3 वेरिएबल्स हैं, एक m है, एक i है और एक a है। तो हम क्या देखते हैं कि पहले टाइप के केस में आपको मैग्निफिकेशन निकालनी होती है, मैग्निफिकेशन निकालनी होती है सिनेरियो नंबर 1 में, और उसके लिए आपको 2 बातों का एहतमाम करना है। मैग्निफिकेशन कैसे आएगी, जब आपको आई पता हो और ए पता हो। तो सवाल इस तरह का आ जाएगा, समझ लीजिए कि आपको एक डायग्राम दे देगा। मैं एक रफ सवाल से समझाता हूं बात को। मान लीजिए कि एक इस तरह की कोई डायग्राम दी हुई, ठीक है, या चलें थोड़ा सिंपल डायग्राम फिलहाल रखते हैं, इस तरह की कोई डायग्राम दी हुई है। ठीक है, कोई भी डायग्राम है XYZ, अभी उस बहस में नहीं जाते। ये एक डायग्राम दी हुई, सिनेरियो नंबर 1 को समझा रहा हूं। आपको कहता है भाई दिस इज द स्पेसिमेन X, आपको कहता है ये स्पेसिमेन X है, whose actual size is 20, whose actual size is 2.5 millimeter, whose actual size is 2.5 millimeter. Calculate magnification of above drawing, ये डायग्राम। तो सिनेरियो देखते हैं कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको सिनेरियो में क्या क्या पता होना चाहिए था, आपको एक्चुअल साइज देखो उसने दे दिया, वाजे तौर पे लिख दिया कि स्पेसिमेन का साइज 2.5 मिलीमीटर है, और आपको क्या निकालने को कह रहा है बेटा, मैग्निफिकेशन। अब फिर वही है, अगर मैथ्स आती है तो मैथ्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले पे जाना है,
अक्सर बच्चे रेशो मेथड पे जाते हैं, जिनका मैथ अच्छा है वो रेशो पे जाएं, लेकिन जिनका मैथ जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही, ज्यादातर बच्चों का मैथ नल्ला है, बिल्कुल ही फारिग है, और उनसे बेसिक मैथ में गलतियां हो जाती हैं। रेशो जब ले रहे होते हैं तो रेशो में भी एक से एक भंड मार देते हैं, जहां मल्टीप्लाई करना डिवाइड कर देते हैं। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि गो विद फॉर्मूला। सो मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चों? शाबाश, क्या फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का? इमेज अपॉन M is equals to एक्चुअल, यस actual size. ठीक है ना, इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज। अब जरा फॉर्मूले पे गौर करें, अगर दिमाग चल रहा है। एक्चुअल साइज हमें पता है, मैग्निफिकेशन हमें निकालनी है, तो क्या मालूम करना पड़ेगा बेटा? पहले इमेज साइज। Image कैसे size. मालूम करेंगे बेटा? इमेज आपको दी हुई है, याद रखो इमेज दो तरह से दी जाती है। या तो इमेज पर कौन सी मेजरमेंट लेनी है वो मेंशन होती है। लेट्स सपोज इस तरह मेंशन हुआ है, यहां पर एक पॉइंट मेंशन हुआ है और यहां पर जी एक सर। पॉइंट मेंशन हुआ है। दो तरह से इमेज होती है, या तो पॉइंट मेंशन हुआ होगा कि भाई ये वाली मेजरमेंट लेनी है, लेकिन ज्यादातर डायग्राम्स में ये पॉइंट्स मेंशन नहीं हुए भी होते। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता है कि आपको कुछ पता भी है या नहीं। तो मेरे बच्चे, ज्यादातर डायग्राम्स में जब ये मेंशन ना हो, क्योंकि देखो ये आपके सामने ऑब्जेक्ट तो नहीं बना हुआ ना, क्या ये 2.5 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट लग रहा है? नहीं, ये जो आपके सामने बना है ये इमेज है, ये डायग्राम, ये इमेज की डायग्राम है, आपके सामने बनी हुई है। अब आपको इसमें मेजरमेंट कौन, अगर तो उसने मेंशन ही नहीं किया, अगर मेंशन किया है कि भाई ये वाली और यहां से यहां तक की रीडिंग लेनी है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे बेटा? स्केल रखोगे, स्केल रख के ये लाइन मेजर कर लोगे इन सेंटीमीटर। यस और नो? फॉर एग्जांपल ये सेंटीमीटर में आपने मेजर किया तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। इमेजिन करें, अज्यूम कर लें कि भाई आपने इसको मेजर किया और ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर तो भाई सबसे पहले क्या करोगे? 5 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट को करो। किसमें कन्वर्ट मिलीमीटर, करोगे? मिलीमीटर, मिलीमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा? 50, 50 millimeter. जस्ट सिंपली अप्लाई दी फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बेटा? इमेज की जगह 50 आ जाएगा मिलीमीटर में, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2.5। डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा? सर 20 20. 20 आ रहे हैं। यस सर। याद रखिए, जब मैग्निफिकेशन का आंसर निकाला जाएगा तो मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि देखो यूनिट जो भी है, यहां पर यूनिट मिलीमीटर था, यहां भी यूनिट मिलीमीटर था, तो यूनिट एक्चुअल में तो कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली हाउ मच ग्रेटर द साइज ऑफ इमेज इज। तो इसलिए मैग्निफिकेशन के साथ हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगाया जाता है। दिस इज 20x। क्या मतलब? कि ये जो इमेज मेरे सामने बनी हुई है ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट से 20 टाइम्स बड़ी है। या तो आप इसको ऐसे लिखोगे 20x, या चाहो तो यू भी लिख सकते हो x 20, या मल्टीप्लीकेशन 20 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। ठीक है ना? दोबारा समझना मेरे बच्चे, क्या कहा मैंने? जब भी आप मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मैग्निफिकेशन का अपना कोई यूनिट तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये x यूनिट नहीं है, ये पहले समझा दूं मैं। मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशन में यूनिट तो कैंसिल हो जाता है, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो गया। ठीक है ना? तो इसलिए याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैग्निफिकेशन इज हाउ मेनी टाइम्स दी इमेज इज ग्रेटर और हाउ मेनी टाइम योर डायग्राम इज ग्रेटर, तो उसको शो करने के लिए टाइम्स यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, चाहे फिगर के बाद या फिगर से पहले, दोनों सही हैं। अगर आपने ये साइन नहीं लगाया तो इट इज काउंट इनकरेक्ट। ठीक है जी? सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ की? अरे भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कान खोल के सुनो। पता नहीं तुम लोगों कान में कोई सफाई नहीं कराई। अभी मैंने पहले वही तो बताया कि अगर इस केस में हम समझें तो उसने मेंशन किया हुआ था, समझना बेटा, मैंने बताया, दोबारा बता देता हूँ। उस केस में उसने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे, तो आपने इन दोनों के दरमियान स्केल रखा और रीडिंग ले ली, ऐसे पता चला। और अब सिनेरियो क्या है? अगर इमेजिन कीजिए बेटा कि उसने सेम डायग्राम दी हुई होती, लेकिन इस सेम डायग्राम में इमेजिन कर लो कि कोई पॉइंट मेंशन, बोलो, नहीं होता, तो बेटा फिर क्या करेंगे? तो याद रखिए, ऑलवेज जब किसी डायग्राम में, चाहे वो आपने बनाई हो या बनी बनाई हो, अगर उसमें मेजरमेंट का पॉइंट मेंशन नहीं होगा, यू विल टेक द लॉन्गेस्ट डायमेंशन। आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल डायमेंशन लोगे। फिर सुन लेना, क्या कहा मैंने बेटा? मेरी बातें इसलिए मैंने कहा गौर से सुन लो, कि मैं एक एक बात जो कर रहा हूं आप लोगों ने, आधों ने मिस की, कि डायग्राम पे या तो मार्क लगा हुआ होगा,
अगर मार्क लगा हुआ है तो उसी मार्क के दरमियान स्केल रखेंगे और मेजर करेंगे। सेंटीमीटर में मेजर करके पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, भूलना नहीं है मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। ठीक हो गया। तो ये मैंने बताया कि अगर मार्क नॉर्मली इस तरह भी आ जाएगा कि भाई इस तरह मार्क लगा हुआ है। अब जब मार्क ऐसे लगा हुआ है तो जाहिर है आप मेजरमेंट यूं नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, या यूं नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, या यूं नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। फिर मेजरमेंट यूं ही करनी पड़ेगी। लेकिन यू विल सी लॉट ऑफ डायग्राम्स जहां पर कोई मार्किंग नहीं होती, एंड इन दैट सिनेरियो याद रखें you have to take the longest possible dimension. You have to take the longest possible reading. उस अगर कोई मेजरमेंट नहीं है और आपने ये ले लिया, ये गलत हो जाए, मार्किंग स्कीम से मैच नहीं करेगा। जब डायग्राम पे ये मेंशन नहीं है कि भाई आपने कहां से कहां तक की रीडिंग लेनी है, तो याद रखेंगे जो भी डायग्राम, जरूरी नहीं रेगुलर शेप, ये तो रेगुलर शेप है। इमेजिन कीजिए एक डायग्राम ऐसे बनी हुई, टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई, ठीक है जी। तो आपके ख्याल में लॉन्गेस्ट पॉसिबल क्या बनेगा इसके अंदर? मिडिल से जाहिर है यू, आप देखें तो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ लॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी बनाएंगे लगभग इस तरह की बनेगी, यस और नो? यस सर। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि जरूरी नहीं रेगुलर सब्जेक्ट, रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट हो अयाज, या डायग्राम रेगुलर हो। डायग्राम इररेगुलर भी होगी, अगर मेंशन नहीं हुआ तो आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल रीडिंग लेंगे। अच्छा, फिर होता क्या है यूजुअली जब हम पास पेपर में देखेंगे ना, तो आपको एग्जामिनर फिर पता है क्या करता है? एग्जामिनर बोलता है अच्छा उन पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए जो रीडिंग आपने ली है। तो फिर आप अपनी रीडिंग लेकर यहां पर पॉइंट को ऐसे क्रॉस करके मार्क कर देते हैं कि मैंने ये रीडिंग ली है, ताकि और आसानी हो जाए एग्जामिनर के लिए, गलत फहमी ना हो। एग्जामिनर कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो। तो मेरी बात गौर से सुनना। मैग्निफिकेशन का मैं सिनेरियो नंबर 1 समझा रहा हूं, आज 4 सिनेरियो समझाऊंगा, और मैग्निफिकेशन का जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो 4 सिनेरियोज में कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं होता। पहला सिनेरियो बता रहा हूं जो सबसे सिंपल है, जिसमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, एक्चुअल साइज आपको गिवन होगा और इमेज साइज आपको मेजर करना होगा। नहीं बेटा, ये सिनेरियो नंबर 1 ही चल रहा है अभी। तो पहला जो सिनेरियो है वो क्या है? मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल साइज गिवन है और इमेज साइज तुमने खुद मेजर किया है। अब इमेज साइज कैसे मेजर होगा, उसके लिए मैंने तुम्हें 2 बातें बताई। या तो वो तुम्हें पॉइंट मार्क करके देगा, तुम उन्हीं पॉइंट पर स्केल रखोगे और कैलकुलेशन मेजर करोगे, मेजर करके मिलीमीटर बनाकर सॉल्व करोगे। और मैग्निफिकेशन के आंसर के साथ टाइम्स जरूर लिखना है, टाइम्स TIMES, टाइम्स भी लिख सकते हो, एक्स भी लगा सकते हो। सिंपल वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको ये बताना है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू का मतलब है 20 टाइम्स मेरी जो इमेज है वो बड़ी है एक्चुअल स्पेसिमेन से। ठीक हो गया। पहला सिनेरियो क्लोज करने जा रहा हूं। 2-3 बातें सीखी। पहले सिनेरियो में आपको एक्चुअल साइज बताया गया था, इमेज साइज आपने खुद मेजर किया और मैग्निफिकेशन निकाली। इमेज साइज मेजर करते हुए क्या ध्यान रखेंगे? अगर उसने मार्क करके दिया है तो आप उसी पॉइंट पर स्केल रख के कैलकुलेशन करेंगे, और अगर उसने मार्क नहीं किया तो फिर आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल डायमेंशन उस डायग्राम में लेंगे। और यूजुअली हम पास पेपर में जब सवाल देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वो एग्जामिनर आपको कहता है कि भाई आप वहां पर लेबल कर दें जो रीडिंग आपने ली है, जो डायमेंशन आपने ली है, तो उसमें फिर इस तरह से आप क्रॉस लगाकर लेबल भी कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो नहीं करने की जरूरत है, यूजुअली लिखा होता है। एटीवी में 30 मार खान नहीं बनना, जितना कहा गया है उतना ही करना होता है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस सर, क्लियर। Yes, sir. Clear. सबको क्लियर है? महमूद, अब्दुल बासित, महीज, जुनैरा, फातिमा, नमीरा, मुनीब, शिजा, एवरीबडी? चलो बेहतरीन हो गया। तो मेरे बच्चे सिनेरियो नंबर 1, अब फिर कोई चवलों वाला नाम ना। अयाज, अच्छा भाई अयाज आपको समझ आ गया? समझ आ गया। सिनेरियो नंबर 1 में मैग्निफिकेशन निकालनी है, एक्चुअल साइज गिवन है, इमेज साइज आपने मेजर किया है। अब आ जाए सिनेरियो नंबर 2। ठीक है जी, सिनेरियो नंबर 2 पर जा रहे हैं। याद रखें, भरोसा तो अल्लाह पे रखें, लेकिन असबाब के दायरे में इसके बाहर कोई चीज नहीं आएगी, मैग्निफिकेशन में नहीं आएगी। सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 इसी की मैथमेटिकल वेरिएशन है, कोई अलग से चीज नहीं है। सिनेरियो नंबर 2 में क्या होगा? मैग्निफिकेशन
इज गिवन, आपको मैग्निफिकेशन गिवन होगी, मेजर करना होगा आपको इमेज साइज, जैसे कि आप अभी पिछली केस में कर रहे थे, मेजरमेंट ऑफ इमेज साइज, और निकालना होगा आपको एक्चुअल साइज। लामिया है क्लास में? लामिया मौजूद है क्या क्लास में? लामिया और क्या नाम है इसका? लामिया और क्या नाम है इसका? अंबर। अंबर, अंबर क्लास में हो? यस सर। अच्छा, अंबर समझ आ रहा है तुम्हें? यस सर। चलो अब गौर से समझना बेटा। चलो ठीक है, थैंक यू लामिया फॉर रिस्पॉन्स। बेटा सिनेरियो नंबर 2 में आपने क्या किया? सिर्फ मैथमेटिकल वेरिएशन आई है, जहां पर मैग्निफिकेशन तुम निकाल रहे थे वहां मैग्निफिकेशन तुम्हें गिवन होगी पहले से। मसलन आए एग्जांपल समझते हैं। आपको एक डायग्राम दी हुई होगी, लेट्स कंसीडर अ हाइपोथेटिकल डायग्राम। फॉर एग्जांपल इस तरह की लीफ की डायग्राम, ये एग्जाम में आ चुकी है इस तरह की डायग्राम, ठीक है ना? इस तरह का एक लीफ का डायग्राम दिया हुआ है। लेट मी जस्ट गिव अ रफ एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है ना? लीफ का डायग्राम ऐसे दिया, ठीक है? और यहां पर आपको लिखा हुआ है ऐसे छोटा सा, एग्जाम में बड़ा चालाक होता है, यहां छोटा सा लिखा हुआ है 50x। तो आपको अभी मैंने बताया था कि जो चीज x करके टाइम्स करके लिखी जाए वो क्या होती है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन। ठीक है ना? तो वो ये बोलेगा नहीं कि मैंने मैग्निफिकेशन, देखो बेटा ये लो ये मैंने दी है। डायग्राम के साइड में छोटा सा लिखा होगा, और फिर आपसे कहेगा लुकिंग एट योर ड्राइंग और लुकिंग एट द इमेज, कैलकुलेट द एक्चुअल साइज ऑफ द स्पेसिमेन। कैलकुलेट द एक्चुअल साइज, के जो इसका एक्चुअल साइज है, ये मैग्नीफाइड डायग्राम है, पता चल रहा है कि दिस इज 50 टाइम्स मैग्नीफाइड डायग्राम, और आपसे कहेगा कि भाई इसका एक्चुअल साइज निकालें। अब फिर वही बात हो गई कि अगर आप फॉर्मूले पे गौर करें, फॉर्मूले पे चलें, ज्यादा सेफ रहेगा। अगर आप फॉर्मूले पे गौर करें तो फॉर्मूला है इमेज अपॉन एक्चुअल। अब इट इज वेरी ऑब्वियस इन दिस केस दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दिस। अगर आपको ये निकालना है तो फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माशाल्लाह आती है आपको, तो ये ए इधर चला जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और एम डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई ओवर एम, ए इज इक्वल टू आई ओवर एम। क्या ये सबको समझ आता है? ये मैथ समझ आती है? फॉर्मूला चेंज नहीं किया है हमने, फॉर्मूले में थोड़ी सी रद्दोबदल की है, और आई एक्सपेक्ट कि इतनी मैथ सबको आती होगी। अब बड़ा आसान है कि हमें एक्चुअल साइज निकालना है, मैग्निफिकेशन हमें गिवन है, इमेज साइज नहीं है। तो इमेज साइज याद रखें, हमेशा हमें खुद मेजर करना होता है। तो अब फिर वही सिनेरियो आ गया कि इमेज साइज कैसे मेजर करेंगे? तो मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर ने पॉइंट मार्क करके दे दिया कि भाई ये मेजर करें, या एग्जामिनर ने पॉइंट मार्क करके दे दिया कि ये मेजर करें, या एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं दिया, मार्क नहीं किया, लेकिन कहा कि लेंथ मेजर करें। तो लेंथ कौन सी होगी? ये होगी। कहा अगर एग्जामिनर ने कहा विड्थ मेजर करें, तो विड्थ कौन सी होगी? ब्रॉड सर जो। अच्छा, अगर एग्जामिनर कह रहा है विड्थ मेजर करें, समझना मेरी बात को गौर से, अगर एग्जामिनर कह रहा है विड्थ मेजर करें, तब भी आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल विड्थ लोगे। एग्जामिनर कह रहा है लेंथ मेजर करें, तब भी आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ लोगे। और अगर एग्जामिनर ये नहीं बता रहा कि लेंथ लेनी है या विड्थ लेनी है, तो फिर क्या लोगे? सबसे बड़ी डायमेंशन लेंथ है या विड्थ है? लेंथ है। तो फिर आप लेंथ पे जाओगे। बेटा ये सारी चीजें किताबों में नहीं लिखी हुई, कॉमन सेंस है। फिर सुन लेना जो पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूँ, कि देखो एक पॉसिबिलिटी तो सीधी सीधी होती है कि एग्जामिनर आपको 2 पॉइंट मार्क कर देता, या यू मार्क कर देता, या यू मार्क कर देता, कहीं पर भी मार्क कर देता, आप वहीं पर स्केल रख के रीडिंग लेते। दूसरा सिनेरियो है कि एग्जामिनर ने कोई मार्किंग नहीं की, लेकिन ये बोला कि लेंथ लेनी है, तो फिर आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ लोगे। एग्जामिनर ने बोला विड्थ लेनी है, तो फिर आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल विड्थ लोगे। और एग्जामिनर ने अगर कोई बात नहीं की, ना विड्थ की बात की, ना लेंथ की बात की, तो फिर आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द डायग्राम, कि डायमेंशन डायग्राम में सबसे बड़ी रीडिंग जो पॉसिबल है वो आप लोगे। और मैं बार बार कहता हूं कि जब एग्जामिनर आपसे ऐसा करवाएगा ना, तो एग्जामिनर आपको बोलेगा कि बताइए आपने कौन सी रीडिंग ली, वहां मार्क कर दीजिए। तो फिर आप रीडिंग लेंगे, जो है ना, लेने के बाद
मार्क करेंगे। सर लेकिन ये लॉन्गेस्ट वाले में रिस्क नहीं है। भाई रिस्क कहाँ से आ गया? कोई मरने और जीने की बात थोड़ी, क्यों रिस्क है भाई? क्यों रिस्क है? अगर लॉन्गेस्ट लेनी है तो तुम यहाँ से यहाँ तक ही लोगे ना, लॉन्गेस्ट तभी तो होगी, वरना कैसे लोगे? यहाँ से ले लोगे क्या? रिस्क क्यों है भाई? एटीपी इज रिस्क फ्री। अगर इफ यू आर स्मार्ट इनफ, एटीपी रिस्क फ्री पेपर होता है, ठीक है। आंखों का धोखा, अरे भाई तो आंखों का इलाज कराओ यार। क्या हो गया यार, तुम ज्यादा ही फॉर्म में लग रहे हो मुझे। भाई आंखों का क्या धोखा होगा? आंखों का धोखा नहीं है भाई। आपको डायग्राम पर तसल्ली से देखनी है और तसल्ली से देखकर एक बार फैसला करना है। और यूजुअली मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई फजूल बात ना आ जाए कि जब एग्जामिनर सब कुछ आप पे छोड़ता है ना, तो फिर एग्जामिनर आपको बोलेगा कि भाई आप जरा मार्क करके बता दो कि कौन सी डायमेंशन ली है। अब किसी बच्चे ने अगर दिखाया कि मैंने यूं डायमेंशन ली है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उस एग्जामिनर को पता है कि आपने सीखा नहीं है कि जब डायग्राम में बताया ना जाए तो आप सबसे बड़ा साइज लेते हैं। तो अगर आपने यू मार्किंग करके दी या एग्जामिनर ने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा था, आपने यू मार्किंग कर दी, तो बेटा ये गलत होगा। अगर एग्जामिनर ने विड्थ नहीं मांगी है और आपने यू डायमेंशन लिख दी, ये गलत होगा। हाँ, अगर आपने यू मार्किंग की है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है कि डायग्राम का सबसे मैक्सिमम साइज लेने की कोशिश करनी थी। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला ने हैंड रेज किया हुआ है, बोलो अब्दुल्ला। सर मैं पूछ रहा था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस में वो बैक्टीरिया एक सेल की पिक्चर देते हैं, अब उसमें जब हम जी लेंथ जी लेंगे तो इनर वॉल से लेंगे उसकी या आउटर वॉल से? मेरे बच्चे देखो, बड़ा आसान जवाब मैंने दिया। अगर तो सवाल में किसी स्ट्रक्चर का नाम है तो उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा, वरना इन जनरल आउटर वॉल से लो। ठीक है भाई सर। मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन है ना, मैं देखो ना वर्ड पर गौर करो कि मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन लेनी है, तो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम इनर से होगी कि आउटर से होगी? आउटर से। फिर सिंपल हो गया। सर एक ठीक। बात बताएं कि डायमेंशन सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं और क्या अरे क्या कर रहे हो यार? अगर ये इररेगुलर ऑब्जेक्ट आ गया, चलो अब सारी पॉसिबिलिटी बता दो, खिचड़ा नहीं बना देना। अगर इररेगुलर ऑब्जेक्ट आ गया, मान लो यूं करके आ गया, ठीक है, तो जाहिर है अगर आप इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल डायमेंशन की बात करोगे तो क्या ये वाली लॉन्गेस्ट होगी? बोलो भाई। नहीं, no, No, क्या sir. ये वाली लॉन्गेस्ट होगी? no. ये भी लॉन्गेस्ट नहीं होगी। No, कौन सी sir. लॉन्गेस्ट होगी? सर इस तरह ये डायगोनल में लॉन्गेस्ट होगी ना। डायगोनल। Yes, sir. तो बेटा ये तो प्रिंसिपल बता तो रहा हूं मैं, और क्या 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 करूं? हाँ, क्या हाथ पे टैटू करा के बताऊं कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल इन एनी डायमेंशन वो लिया जाएगा, चाहे वो डायगोनल में आ रहा हो, लेंथ। अगर उसने लिख दिया है लेंथ लेनी है, फिर लेंथ ही लोगे। लिख दिया है विड्थ लेनी है, विड्थ ही लोगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप डायग्राम में सबसे बड़ा डायमेंशन जिस भी डायग्राम में पॉसिबल होगा वो ले लोगे। अब ये देखो एक और केस लेकर आ गई बच्ची, सर्कुलर डायग्राम आ गया, तो भाई सर्कल में तो आपको पता है ना, कहीं से भी लोगे साइज बराबर आएगा चंदा। फिर तो कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा ना यार। इतना तो पता है सर्कल का तमाम हर सर्कल का डायमीटर बराबर होता है। ठीक हो गया? दिमाग में जो कंफ्यूजन आ रही है क्लियर है Yes, या sir. नहीं? Sir, clear. Yes, sir. नमीरा, Yes, sir, clear. ये जो बच्चे यस सर। ये जो बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं ना, ये जो नहीं पूछ रहे उनको शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उनके क्वेश्चंस और उनका दिमाग जो हाइपर एक्टिव चल रहा है। बहुत दफा तो चलो कोई सी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बहुत दफा कोई ऐसा काम का सवाल भी आ जाएगा जो सबका भला हो जाए। ठीक है जी? अच्छा जी सर, बैक्टीरिया अगर पाना होगा तो फ्लैजिला इंक्लूड। देखो बेटा याद रखो, कल से बता रहा हूं कि एटीपी में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता। अगर फ्लैजिला इंक्लूड करना है या नहीं करना, दोनों सूरतों में एग्जामिनर आपको मेंशन करेगा, हिंट देगा। फ्लैजिला बैक्टीरिया का पार्ट नहीं होता, वो बैक्टीरिया की एक्सटर्नल टू दी बॉडी होता है, तो नॉर्मली नहीं लेंगे। अगर वो कहेगा तो ले लेंगे। हाँ भाई अयाज में कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। अच्छा भाई सिनेरियो नंबर 2 पर आ गए, तो हम सिनेरियो नंबर 2 की बात कर रहे थे कि इसमें हमें एक्चुअल निकालना था साइज। तो इमेजिन करें हमने कुछ भी मेंशन उसने नहीं किया, तो हमने क्या किया, खुद से लॉन्गेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ले ली ये, और यहाँ स्केल रख के हमने मेजरमेंट की, तो हमें पता चला कि यार ये मेजरमेंट तो अल्लाह आपका भला करे 36 सेंटीमीटर है। इमेजिन कर लें कि ये 36 सेंटीमीटर है। ठीक है जी? अब 36 सेंटीमीटर है बेटा, मार्किंग स्कीम में रेंजेस नहीं होती, उसने करेक्ट पॉइंट्स आपसे पूछे होते हैं। अगर आपने जो मार्क करके दिया वो एक्चुअली उतना ही है जितना के आपने लिखा है, तो सही काउंट होगा। चलो तो 36 सेंटीमीटर आ गया, तो ये क्या है हमारा इमेज साइज हो गया बेटा, यस और नो? Yes, sir. 360 millimeter. अब सबसे पहले क्या करना है,
हमें इसको 336 से, वेरी गुड, 10 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 360 मिलीमीटर, है ना। अब आ जाओ डायग्राम पे, तो क्या होगा बेटा, एक्चुअल साइज निकालना था, इमेज साइज कितना आया 360 मिलीमीटर, और डिवाइड किससे कर देंगे 50 इसको, 50 50 से। तो क्या होगा बच्चे बोलो, यहाँ x लगा हुआ है, यहाँ मिलीमीटर लगा हुआ है, तो अब यूनिट कैंसिल नहीं होंगे। डिवाइड करो, क्या आ रहा है बेटा, 7.2 7.2 तो 7.2 मिलीमीटर। 7.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर। अब यहाँ दो बातें और सीखने की हैं। देखो यहाँ पर यूनिट कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक्चुअल साइज मिलीमीटर में आ गया। और एक और बात बता दूं बड़ा वाज़ेह तौर पर मेरे बच्चे, वो क्या, कि आप याद रखिए जब भी डेसिमल में वैल्यूज आ जाएंगी तो बायोलॉजी एटीपीज के अंदर आप डेसिमल के बाद बस एक एक्स्ट्रा प्लेस लेते हैं। अगर ये आंसर 7.2 नहीं आ रहा होता, 7.23 आ रहा होता, तो आप इसे 7.23 नहीं लेते, आप इसे 7.2 ही लेते। अगर ये 7.6 आ रहा होता तो 6 आ रहा होता तो आप इसे 7.7 ले लेते। अगर ये 7.9 आ रहा हो, 97 आ रहा होता तो आप इसे 8 ले लेते या होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते। मेरी बात समझ रहे हो कि बायोलॉजी में आपके आंसर्स डेसिमल में बस 1 डेसिमल प्लेस तक लिए जाते हैं, नॉट मोर देन 1 डेसिमल प्लेस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. चलो अच्छा जी। अब एक बच्चे ने मेरे ख्याल चैट में लिखा हुआ है कि सर वो लीव की डंडी क्यों नहीं लिया आपने। देखो अगेन ये सारे मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा हूँ। जब हम एक्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो एवरी डिटेल इज मेंशन्ड कि हमने लीव की डंडी इंक्लूड करनी है नहीं करनी, सिर्फ यानी इस पर्टिकुलर डायग्राम में वो कहेगा लीव ब्लेड, लीव का जो ब्लेड है उसका साइज लेना है, तो लीव का ब्लेड वहां खत्म हो गया जहां पर मैंने बनाया है। और अगर वो पूरी डायग्राम का कह रहा होगा तो फिर डंडी भी ले लेंगे। तो अभी तो यार आप ये भूले नहीं कि हमने कोई क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मल्टीपल केसेस रख रहा हूं और उसमें आपकी क्वेरी जवाब दे रहा हूं। तो बेटा फिर आ जाए सिनेरियो नंबर 2, डन एंड डस्टेड। सिनेरियो नंबर 2 क्या है कि उसमें मैग्निफिकेशन गिवन थी, निकालनी नहीं थी। मैग्निफिकेशन गिवन थी और एक्चुअल साइज निकालना था, तो क्या किया, सेम फॉर्मूले को मैथमेटिकली थोड़ा घुमाया और घुमाकर सॉल्यूशन कर लिया। इमेज साइज इसमें भी हमने खुद मेजर किया है। Is that clear everybody? Clear, sir. Yes, sir. Clear. Okay. खदीजा कोई सवाल पूछना चाह रही है जी? खदीजा बोले। Yes, sir. Sir, मैंने ये पूछा था कि if we are getting the answer 7.01, so we will just write 7.0. बहुत अच्छा सवाल है जी हाँ, you will write 7.0. Okay, sir. Thank you. सर हम कहाँ तक राउंड कर सकते हैं इसका मतलब नियरेस्ट, हम क्या राउंडिंग लगाएंगे इसमें अगर डेसिमल्स में आ रहा आंसर? मेरे बच्चे डेसिमल्स में आ रहा है तो अगर 5 से ऊपर की प्लेस है तो आप उसे आगे अगले डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 5 से नीचे की जो है वो, तो उसको आप एक डिजिट नीचे में कन्वर्ट करेंगे या सेम रहने देंगे, और 0.5 है तब भी सेम रहने देंगे। Sir, to ठीक है, which sir. decimal place? Only 1 decimal place बेटा, the Okay. answer should be only 1 decimal place। जैसे इस बच्ची ने पूछा अभी 7.01, तो 7.01 को आप 7.0 लिखें या 7 लिखें, एक ही बात है ना। 7.0 तो फिर 7 भी लिखा जा सकता है। Yes, sir. जी यानी सर। ये मैं नहीं कह रहा कि हमेशा 1 डेसिमल प्लेस लिखनी है। अगर होल नंबर में आ रहा है आंसर, जैसे पीछे आ रहा था मेरे ख्याल है, पीछे देखो ना अभी हमने जो सोल्यूशन किया था उसमें 20 आ रहा था, तो अब ये थोड़ी कि 20.0 लिख के आ जाएंगे। 20 आ रहा है पूरा पूरा 20 लिखेंगे। लेकिन अगर 20.6 आ रहा होता तो 20.6 ही लिखते। समझ आ रही है बात? 1 डेसिमल प्लेस Okay, sir. लिख देते, फिर राउंड ऑफ नहीं करते। हाँ 20.63 आ रहा होता तो 20.63 नहीं लिखते, 20.6 ही लिखते। 20.67 आ रहा होता तो फिर आप 20.7 लिख के आ जाते। ये तो बेसिक मैथ है ना, ये बायोलॉजी नहीं है, ये बेसिक मैथ की राउंडिंग है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, sir, clear. जी बेटा। sir, जी sir, बोलो। what will happen if we got the answer 1 centimeter less or more than the actual answer? बहुत अच्छा सवाल है। देखो बेटा मेरे बच्चे बड़ा वाजे, अब जब मैं एक्चुअल पेपर में जाऊंगा तो इस बात का और बेहतर अंदाजा तुम लोग कर सकोगे कि देखो आप ज्यादातर मार्किंग स्कीम्स में देखोगे, यानी जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की है, कि कोई फाइनल आंसर नहीं लिखा होता, कोई वैल्यू लिखी भी नहीं होती। उसमें लिखा होता है मार्किंग स्कीम में करेक्ट मेजरमेंट्स आर टेकन, करेक्ट कैलकुलेशन इज डन। ज्यादातर मार्किंग स्कीम जब मैग्निफिकेशन की आप देखेंगे ना तो आपको वहां पर
खास तौर पे इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जहां आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई नजर आएगी, बल्कि ये लिखा होगा कि करेक्ट वैल्यूज आर मेजर्ड, करेक्ट यूनिट इज रिटन, करेक्ट कैलकुलेशन इज डन, इसके मार्क होते हैं। तो असल में वो कैसे मार्किंग हो रही है, वो हो ही रहा है कि जब आप मेंशन करते हैं पॉइंट लगा के कि भाई ये मैंने स्केल लिया है और मैंने जैसे इस पे लिखा 36 सेंटीमीटर लिखा ना, तो एग्जामिनर इसी को मेजर करता है कि यार इसने डायमेंशन लॉन्गेस्ट लिया, दैट्स करेक्ट, 36 सेंटीमीटर उसने मेजर किया है, ठीक है। तो आपके जब, क्योंकि आपने मार्किंग की भी होगी ना, तो एग्जामिनर चेकिंग में इसको मेजर करेगा। अगर ये वाकई 36 सेंटीमीटर आपने लिया और ये सही लिया तो सही होगा सारा आंसर। और अगर आपने जल्दबाजी में रीडिंग ली थी और ये 36 यानी आपने पॉइंट मार्क किए कि मैंने ये वाली मेजरमेंट ली है और एग्जामिनर ने जब स्केल रखा है इसके ऊपर तो ये 36 की बजाय 37 आ रहा है तो गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Got Sir, it, sir. for Thank you. sir, from Yes, my beta, बोले। drawing, sir, for drawing, like if for an example we got a question of draw this picture of your own. So for our own drawing, do we need to draw it like from the double of that picture or? लिखा होता है बेटा, लिखा होता है। अभी डायग्राम देखो, अगर हम टॉपिक के नाम देखें, टॉपिक के नाम में ड्राइंग, हम अभी पहुंचेंगे ना ड्राइंग पे, तो वहां पर बहरहाल अभी जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, जो ड्राइंग आपने अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि डायग्राम बनी हुई है ना। हम जब ड्राइंग पे जाएंगे तो आई विल टेल यू द रूल्स ऑफ ड्राइंग, एवरी सिंगल रूल ऑफ ड्राइंग आई विल टेल यू। एंड जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन नाउ, तो जो जब आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होती है क्लियरली लिखा हुआ होता है। मैंने इसीलिए कल कहा था ना कि पेपर को पढ़ना भी आना है, Sir, क्लियरली double लिखा of होगा that कि picture? नहीं बताओ ना, बता तो रहा हूँ क्या क्या लिखा होगा। क्लियरली कई चीजें लिखी होती हैं, या तो लिखा होगा कि आप सिंपली इनलार्ज डायग्राम बना दें, तो फिर आप उसमें इतनी बड़ी डायग्राम बनाएंगे जो देखने में उससे बड़ी लगे जो एक्चुअल है। आपको लिखा होगा डबल, तो अप्रोक्सीमेटली डबल बना देंगे। ट्रिपल, 3x, 3 गुना बना देंगे। तो लिखा होगा, आपको खुद से कहीं कोई ट्राई नहीं करना होगा। ठीक हो गया? Yes, sir. चल जी, जोहा भी कोई सवाल पूछना चाह रही है? सवाल, अभी तो सवाल तक पहुंचे नहीं इतने सवाल। जी जोहा बोले। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा जब एग्जामिनर लेंथ मेजर करेगा, अगर 37 थी 38 आ गई तो कैंसिल हो जाएगी, 0.5 के डिफरेंस से भी कट जाएगा। नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल कटेगा। ये केमिस्ट्री थोड़ी है कि कैलकुलेशन करके, भाई आपने स्केल पर पॉइंट मार्क किया हुआ है कि भाई मैंने ये पॉइंट मेजर किया है, तो जाहिर है अगर आपने ये पॉइंट मेजर किया है तो सही मेजर करना है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर आप कैसे आगे पीछे कर सकते हो मेजरमेंट में? ये तो केमिस्ट्री में होता है कि इग्नोर हो जाता है। केमिस्ट्री या फिजिक्स कैलकुलेशन में होता है कि डेसिमल 1-2 आगे पीछे हो तो गुजारा हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल होता है। उसका रीजन ये कि आप पीछे से कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हो। लेकिन अगर केमिस्ट्री में भी, मैं इतनी बेहतर केमिस्ट्री नहीं है मेरी आप जितनी, लेकिन केमिस्ट्री में भी अगर आप टाइट्रेशन की मेजरमेंट कर रहे हो और रीडिंग 27 बन रही है यहाँ पर और आपने 26 लिख दी, तो सही काउंट होगा क्या? नो सर। नहीं ना। तो उसकी वजह ये कि जब आप सीधी सीधी स्केल की मेजरमेंट ले रहे हो तो वो तो ठीक होनी चाहिए। कैलकुलेशन करते हुए आंसर में कुछ गड़बड़ आ रही है, 1 डेसिमल, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो बात ही डिफरेंट है ना। यहाँ तो आपने बोला कि मैंने ये स्केल लिया, ये लाइन ली है और उसमें 36 आपने लिखा कि 36 मेरी लेंथ है। अब एग्जामिनर ने स्केल रखा तो देख रहा है वो 35 आ रही है, तो एग्जामिनर चेक करेगा और अगर 35 ही आ रही है तो इसका मतलब है आपने जल्दबाजी में आपने जो स्केल है वो प्रॉपर्ली सही से रीड नहीं किया, तो उसके लिए गलत होगा आंसर। ठीक है? यस सर। अच्छा जी, सर हमारे स्कूल सर ने कहा कि डिक्टो डायग्राम बनानी होती है। भाई डिक्टो डायग्राम नहीं बनानी होती, आपकी डायग्राम देखने में वैसी होनी चाहिए। आप कुछ छापने थोड़ी बैठे हैं, क्या बेवकूफ वाली बात है कि ये इज इट पॉसिबल कि एक कंप्यूटराइज डायग्राम आपको बना के दी जाए और 1 घंटे के पेपर में 10 मिनट के अंदर आपने ये क्वेश्चन पूरा निपटाना होता है, तो आप उसमें डिक्टो डायग्राम बनाएंगे? नहीं बेटा, आउटलाइन ऑफ द डायग्राम जो है ना, जो ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डायग्राम है उसका वो देखने में बिल्कुल वैसी होनी। ये ना हो कि आपकी डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम में कोई चीज ऐसे बनी है और आपने ऐसे बना दी हो। ठीक है? लेकिन अगर एक्चुअल डायग्राम में कोई चीज ऐसे बनी है तो जब आप उसे इनलार्ज करेंगे तो पैटर्न वही होना चाहिए। ये सारे अब डायग्राम के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हो तुम लोग। डायग्राम के क्वेश्चंस हम डायग्राम के साथ करेंगे। अभी हम मैग्निफिकेशन के सिनेरियोस कंप्लीट करने बैठे हैं। जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, आप कभी भी डिक्टो डायग्राम बना ही नहीं सकते। भाई आप कोई प्रिंट थोड़ी कर रहे हो, प्रिंटिंग थोड़ी हो रही है भाई कि डिक्टो डायग्राम बनाओगे। अगर टीचर ने भी कहा है तो उसका कहने का मकसद असल में ये होता है कि भाई आप जो डायग्राम बना रहे हो वो बेसिक फीचर्स में ये ना लगे कि आपने कुछ और ही बना दिया। समझ आ रही बात? जो प्रोपोर्शंस ऑफ दी साइज और जो प्रोपोर्शंस हैं स्ट्रक्चर्स के, उन्हीं प्रोपोर्शंस को बड़ा करके बनाना होगा या उन्हीं प्रोपोर्शंस को रीड्रॉ करना होगा। ठीक है?
4 ही, हाँ जी बिल्कुल, ये बात तो ठीक है ना कि अगर 4 माइटोकॉन्ड्रिया बने हुए हैं या 4 पॉलन शो हुए हुए हैं तो या 2 फ्लैजिला शो हुए हुए हैं तो आपने बनाने हैं। डिक्टो का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। नो, यू आर नॉट सपोज टू डू द एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर्स विजिबल हैं वो तो उतने ही बनाओगे ना भाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाऊं, इजाजत है सिनेरियो नंबर 3 की तरफ जाने लगा हूं। यस सर, सिनेरियो यस सर, नंबर एग्री। नंबर 2, सिनेरियो नंबर 1 क्या था कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन, एक्चुअल साइज इज गिवन, इमेज साइज खुद मेजर करते हैं और मिलीमीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। सिनेरियो नंबर 2, आपको मैग्निफिकेशन गिवन होगी, इमेज साइज मेजर करोगे, एक्चुअल साइज निकालना होगा। अब आ जाए सिनेरियो नंबर 3 पर। महमूद है मेरी क्लास में आज? अरीज और रबीत मेरी क्लास में मौजूद है? महमूद, अरीज, रबीत, अगर ये बच्चे मौजूद हैं तो प्लीज मुझे चैट में बताएं। अरीज मौजूद है, रबीत, महमूद भी हैं, ठीक हो। और रबीत नहीं है, चलो सिनेरियो नंबर 3 पे चल रहे हैं बेटा। अब गौर से सुनना, इस सिनेरियो नंबर 3 को मैं कोशिश करता हूं तुम्हारे लिए सिंपल रखूं, ठीक है जी। लॉजिकली जो बच्चे तेज हैं वो समझ जाएंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन जो नहीं समझते दैट्स ओके, जो मैं बता रहा हूं बस वो जहन में बिठा लें। सिनेरियो नंबर 3 क्या होगा? सिनेरियो नंबर 3 ये होगा कि मेरे बच्चे, आपको एक्चुअल साइज बताया जाएगा। ये कैसा हो गया एक्चुअल साइज बताया हुआ? इसका मतलब जैसे सिनेरियो नंबर 1 था है ना, एक्चुअल साइज बताया जाएगा, इमेज साइज इज मेजर्ड, इमेज साइज आप मेजर करोगे, मैग्निफिकेशन भी बताई जाएगी। है जी सर, ये क्या कह रहे हैं? मैग्निफिकेशन भी बताई जाएगी? जी जी बिल्कुल, तीनों चीजें बताई जाएंगी। और फिर सवाल क्या होगा सर? सवाल होगा कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। है क्या कह रहे हैं सर? सर क्या हो गया, ज्यादा थक गए हैं क्या? आज ज्यादा क्लासेस तो नहीं ले ली? नहीं मेरे भाई नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस कर रही होगी तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा, वरना आप बोलेंगे सर पेपर में सवाल गलत आया था, मैग्निफिकेशन गिवन थी और फिर मैग्निफिकेशन ही पूछी हुई थी। सर ये कैसा सवाल आया सर? मिस प्रिंटिंग। सर हम जज हैं, हम जज कर रहे हैं कि कैम्ब्रिज ने गलती कर। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। याद रखिए सिनेरियो नंबर 3 क्या है कि मैग्निफिकेशन आपकी डायग्राम में लिखी हुई है और फिर एग्जामिनर कहता है मैग्निफिकेशन ही निकालिए। मैग्निफिकेशन गिवन है और फिर कह रहा है मैग्निफिकेशन ही निकालिए। क्या मतलब? देखें, ऐसा मतलब आपको मसलन एक स्पेसिमेन दिया हुआ है, चलें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का जिक्र हो गया तो बैक्टीरिया ही ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये बैक्टीरिया दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये बैक्टीरिया के अंदर लेट्स सपोज एक लाइसोसोम, ये उसने बताया। अभी इमेजिन कर लीजिए, अब ये नहीं लाइसोसोम के पीछे पड़ जाए क्या होता है, बस ये बैक्टीरिया का एक लाइसोसोम दिया हुआ और यहां लिखा हुआ है कि यार इस लाइसोसोम का जो एक्चुअल साइज है, जो एक्चुअल साइज है इस लाइसोसोम का, वो लेट्स सपोज है 1.2 12 माइक्रोमीटर। चलो भी माइक्रोमीटर भी घुसेड़ दिया हमने इसी के अंदर, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, वो कैलकुलेशन में फर्क आएगा सिर्फ, लेकिन माइक्रोमीटर। अब एग्जामिनर यहां छोटा सा लिख देता है 40। तो जब ये छोटा सा 40 लिख दिया, व्हाट इज दिस 40? ऑल टाइम मैग्निफाइड। मैग्निफिकेशन Sure, magnify, magnification. मैग्निफिकेशन गिवन हुई ना भाई? हाँ भाई सारे बच्चों, क्या ये Yes, sir. मैग्निफिकेशन गिवन यस है? सर, Yes, यस सर, यस सर। साइज Yes, गिवन है, sir. बिल्कुल गिवन है। तो असल में एग्जामिनर आपको बता रहा है कि एक्चुअल साइज लाइसोसोम का इतना है और ये जो डायग्राम आपके सामने है ये 40 टाइम्स मैग्निफाइड है ऑलरेडी। अब यूजुअली इस तरह के सवालों में क्या होता है कि आपको वो कहता है एक और बड़ी डायग्राम बनाइए
आमतौर पे होता ही है कि एग्जामिनर कहता है लाइसोसोम की बड़ी डायग्राम बनाइए, लाइसोसोम की बड़ी डायग्राम बनाइए। इसमें ये नहीं बोलेगा कितनी बड़ी, बस बड़ी। तो पूरे बैक्टीरिया की नहीं, सिर्फ लाइसोसोम की। आपने क्या किया, एक बड़ा लाइसोसोम बना दिया। उस डायग्राम से वाजे तौर पर बड़ा लगना चाहिए। बहुत सारे प्रिंसिपल में डायग्राम की सिखाऊंगा, लेकिन जो लाइसोसोम या जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उससे वाजे बड़ा लगना चाहिए। ये ना हो कि आपको बड़ी डायग्राम बनाइए, आपने, जैसे बच्चे बड़ी कंजूसी करते हैं, अब उनके लिहाज से तो ये बड़ी है, लेकिन एट अ ग्लांस बड़ी महसूस नहीं हो रही, ठीक है ना। या इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ कि जब एग्जामिनर कहे ना कि बड़ी डायग्राम बनाइए, मेंशन ना करें, तो आप उसे कम से कम 2 गुना बड़ी बनाएं, 2 गुना से भी ज्यादा बड़ी बनाएं, ताकि वाजे नजर आए। पता नहीं आपको पेज बचाने की क्या, भाई पेज वो दे रहा है, उसके लिए 30,000 तुमने भरे हुए, पेज बचाने, छोटी सी चुन्नी सी डायग्राम बना देंगे। तो मेरी भाई समझना, सिनेरियो तो देखो जब पेपर में आएगा तुम समझ जाओगे। अभी जो सिनेरियो में तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, समझो कि मैग्निफिकेशन गिवन होती है, एक्चुअल साइज गिवन होता है, एंड आपको एग्जामिनर कहता है कि मैग्निफिकेशन निकालें। क्योंकि दो दो मैग्निफिकेशन की बात हो गई, तो हम एक को एम और एक को एम डैश कह देते हैं। असल में वो मैग्निफिकेशन इस डायग्राम की कह रहा होता है, इस डायग्राम की मैग्निफिकेशन कह रहा होता है। तो क्योंकि एक्चुअल से ऑलरेडी ये मैग्निफाइड डायग्राम है, तो मैग्निफिकेशन 2 बार काउंट हो जाएगी। आसान लफ्जों में आपने फॉर्मूला समझ लेना है बस। फॉर्मूला क्या समझ लेना है मेरे बच्चे, कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जहां मैग्निफिकेशन गिवन है डायग्राम में, लेकिन स्टिल आपको आगे जाके कहता है मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, बेटा बोलिए क्या फॉर्मूला इमेज होता है ओवर मैग्निफिकेशन का? Image आई size अपॉन over actual ए। size. Size ठीक है, upon अब क्या होगा, आई अपॉन ए के साथ एक चीज और ऐड हो जाएगी, दैट इज मल्टीप्लाई बाय गिवन मैग्निफिकेशन, मल्टीप्लाई बाय, बस ये आपने ख्याल रखना है। अगर मैथ्स आती है तो ये बात लॉजिकल है, लेकिन अगर मैथ कमजोर है तो याद रखिए कि अगर मैग्निफिकेशन 2-2 हो गई, क्या मतलब 2-2, एक मैग्निफिकेशन गिवन है और एक निकालनी है, तो अब आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला था वो था इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज। तो अब आपने करना ये होगा कि जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज का, तो जो मैग्निफिकेशन पहले से गिवन है उससे भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्यों? लॉजिकली अगर आप, ये इमेज है, ये एक्चुअल है, तो मेरे बच्चे ये दरमियान में जो मीडियम है ये ऑलरेडी मैग्निफाइड मीडियम है, तो इस मैग्निफिकेशन को काउंट किए बगैर कैलकुलेशन नहीं होगी। जब एक्चुअल सिनेरियो आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा कि कौन सा सिनेरियो फिट हो रहा है, बताओ। अभी के लिए क्या समझना है, सबने दिमाग में क्या बिठाना है कि भाई तीसरे तरह के सवाल वो क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आपने नॉर्मली प्रैक्टिस में नहीं लाए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कहते हैं सर सवाल में मिस्टेक है। क्या कि मैग्निफिकेशन गिवन होती है, मैग्निफिकेशन ही निकालनी होती है। अब इसमें क्या चेंज करना है बेटा, माइक किसका खुल गया है, इस क्वेश्चन में क्या चेंज करना है, हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज आई अपॉन ए, वो एज इट इज रहेगा। वॉट एवर दी मैग्निफिकेशन इज गिवन, आप उससे भी मल्टीप्लाई करोगे अपने फाइनल आंसर को देने से पहले। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो, दैट्स ओके, दैट्स फाइनल, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, यानी ओवरऑल मैग्निफिकेशन आपको मिल जाएगी फ्रॉम द एक्चुअल स्पेसिमेन। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। Yes, sir. ठीक हो गया। अब ये 3 सिनेरियो तो लगभग हर बच्चे को पता है, ठीक है, जो बच्चा भी एटीपी की तैयारी करता है। इवन जो थर्ड सिनेरियो मैंने बताया, ये थर्ड सिनेरियो भी प्रैक्टिस करने वाला बच्चा जानता है। असल गड़बड़ होती है सिनेरियो नंबर 4 में। ये सिनेरियो मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों से, दुआ करो तुम्हारे लिए ये सिनेरियो, ताकि देखो ना थ्रेशोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका फैसला होता है ज्यादा बच्चे सही करेंगे या ज्यादा बच्चे गलत। तो जब क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव होता है तो उसमें तेज बच्चा आगे निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए गौर सुनना, सिनेरियो नंबर 4 इज डिफरेंट। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना बेटा, सिनेरियो नंबर 4 बिल्कुल एक अलग सा सिनेरियो है, और इसमें कहीं तवज्जो इधर उधर नहीं कर लेना। सिनेरियो नंबर 4 में क्या होता है शिजा, अच्छा जी ये लो शिजा, क्या देखना है बेटा, जल्दी से कर लो। सर जो ग्रीन आपने जी लिखा जी, हुआ है जो आप लाइसोसोम लोग, का है ना? जी जी बेटा 12 क्या लिखा है, अरे एक्चुअल साइज गिवन था ना, एक्चुअल साइज वाज गिवन 12 माइक्रोमीटर। मैंने जल्दबाजी में टेढ़ा मेढ़ा सिंबल बना दिया है।
सर एम डैश पूरे सेल की होगी मैग्निफिकेशन ओवरऑल? नहीं, डायग्राम की मैग्निफिकेशन है। जब मैग्निफिकेशन 40 टाइम्स लिखी हुई है तो जी इसका सर। मतलब है 40 में वो भी पूरी डायग्राम की हर स्ट्रक्चर 40 टाइम्स मैग्नीफाइड है, और जो आप निकालेंगे वो भी इसकी मजीद मैग्नीफाइड डायग्राम। राइट सर। ठीक है Sir, जी बेटा। sir, so we have to like measure the image size from the given diagram or from our diagram? नो, योर डायग्राम गिवन डायग्राम का तो ऑलरेडी मैग्निफिकेशन पता है ना आपको। जो आप डायग्राम No, sir, I'm talking बनाओगे, about image size. इमेज साइज की बात कर रहा हूँ बेटा। आप जो इमेज साइज लोगे वो अपनी डायग्राम से लोगे। this size, you will take this size as an image size, this size as an actual size, and the given magnification is this value. Okay, sir. ठीक है, सर हम Image पहले size- रेप्लिकेट करेंगे डायग्राम को जी जी ऑन अभी लार्जर स्केल। नहीं जान, अभी तो बताया था मैंने कि वो कहता है कि ड्रॉ इन लार्ज डायग्राम ऑफ द लाइसोसोम। तो आपने लार्ज ठीक डायग्राम है। बना लिया, के बाद मैग्निफिकेशन निकालना है। अब वो पे सवाल आ रहा है कैसे मेजरमेंट लेंगे। अरे भाई अभी तो बताया था कि जब मेंशन ना हो कि कैसे लेना है तो सबसे बड़ी डायमेंशन ले लेते हैं यार। फिर जी मुझे सर ठीक है, याद आ गया। ठीक है, तो जी आप सर ठीक ये है। इमेज साइज लोगे, ये एक्चुअल साइज लोगे, ये गिवन मैग्निफिकेशन लोगे और फाइनल मैग्निफिकेशन निकालोगे। क्या कहा? ये इमेज साइज लोगे, ये एक्चुअल साइज लोगे, ये गिवन मैग्निफिकेशन लोगे और ये फाइनल मैग्निफिकेशन निकालोगे। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। अयाज कह रहा है सर इसकी लॉन्गेस्ट डायमेंशन क्या होगी? भाई स्केल रख के देख लेना, स्केल यूं करके रखना और स्केल यूं करके रखना, जो ज्यादा बड़ा आ रहा हो वो ले लेना। अयाज बड़े हो जाओ भाई, लॉन्गेस्ट डायमेंशन के लिए स्केल यूं करके रखो, रीडिंग देखो, स्केल यूं करके रखो, रीडिंग देखो, स्केल यूं करके रखो, रीडिंग, जो रीडिंग सबसे ज्यादा बड़ी आ रही है वो ले लो। ठीक है, ओए होए होए। चलो भाई अब आ जाते हैं सिनेरियो नंबर 4 पर। जी जी लाज वाले में देखेंगे। अयाज क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम कौन सी दवा खा के आ रहे हो आजकल? मुझे समझ नहीं आ रहा। कल भी तुम्हारी अटक गई थी बात। ये जी अभी तुम्हें इतना तो बताया मैंने, अभी लिखा भी था यहाँ आई मैन। ये है आपकी इमेज जो आपने ड्रॉ की, इसकी तो मैग्निफिकेशन भाई इसकी थोड़ी निकलवाएंगे मैग्निफिकेशन, इसकी मैग्निफिकेशन तो ऑलरेडी गिवन है ना 40x। तो जो आपसे डायग्राम उसने बनवाई होगी ना उसके रेफरेंस से मैग्निफिकेशन निकलवाएगा। तो आप यहां पर ही लोगे ना बेटा, ये डायमेंशन से आपका इमेज साइज आ जाएगा, ये एक्चुअल साइज आ जाएगा और ये आ जाएगी गिवन मैग्निफिकेशन। ठीक है, भाई ये वाला इमेज साइज लेगा तो लॉजिक ही नहीं बनता ना, क्योंकि इसकी तो मैग्निफिकेशन ऑलरेडी पता है। इसके क्या यही साइज लेके इसी की मैग्निफिकेशन निकाल देंगे, तो फिर तो सेम ही आंसर आ जाना चाहिए। चलो अब आ जाओ बेटा सिनेरियो नंबर 4। सिनेरियो नंबर 4 को मैं कहता हूं, ये मैग्निफिकेशन का गेम नहीं होता। सिनेरियो नंबर 4 को मैं अपने बच्चों के लिए कहता हूं स्केल बार सिनेरियो। स्केल बार सिनेरियो, अब गौर से देखो क्या सिनेरियो होता। ये है, ये बहुत कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम गलत करोगे ही करोगे। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि एक डायग्राम आ गई इस तरह की। ठीक है, और क्या ही एग्जामिनर दिमाग का दही करता है यार इसमें। उसने यहां एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट यहां दिया हुआ है, एक पॉइंट यहां दिया हुआ है, एक पॉइंट यहां दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसे साइड में डायग्राम से हट के, डायग्राम से हट के ऐसे साइड में यहां लिखा हुआ है 2 माइक्रोमीटर। समझना बच्चे? ठीक है, ये है गेम समझने वाला, जिसमें तुम आगे जाओगे या मुंह के बल गिरोगे बस। चौथा और आखिरी सिनेरियो मैग्निफिकेशन का सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? आपको एक डायग्राम दे दी जाती है, डायग्राम के ऊपर मार्किंग भी होती है यूजुअली। ठीक है, और साइड में डायग्राम से हट के छोटा सा एक लाइन डली होती है और उसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है। अब आपसे एग्जामिनर कहता है कि निकालिए मैग्निफिकेशन। क्या निकालिए भाई? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। तो हम इसको स्केल बार सिनेरियो क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि
ये जो लाइन दी होती है ना बेटा, ये जो रीडिंग दी होती है, ये जो इस तरह से अलग से दिया होता है, इसे हम स्केल बार कहते हैं। तो स्केल बार सिनेरियो का मतलब क्या है कि आपको स्केल बार गिवन होगा, ठीक है, स्केल बार गिवन होगा, और अब आपको कहेगा मैग्निफिकेशन निकालिए। अब क्या करना है, लिसन वेरी केयरफुल। मेरे बच्चे, अक्सर बच्चे जो पहले समझते थे गलतियां क्या होती, गलतियां ये होती हैं कि बच्चा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और वो क्या करता है, वो इस पॉइंट को मेजर करने बैठ जाता है, या इस पॉइंट को मेजर, अब उसमें एक नई नई खलबली मच जाती है कि सर ये पॉइंट लेना है, या सर ये पॉइंट लेना है, सर ये क्या दिया हुआ है, क्या ये इसकी लेंथ दी हुई है, क्या ये अलग से कोई बात दी हुई है। तो भाई बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, आसान कर देते हैं बेटा। स्केल बार जब भी लिखा होगा, स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी होती है वो एक्चुअल साइज होती है। स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी होती है वो एक्चुअल, भाई अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तो खुद बता सकते हो, क्या ये इतनी बड़ी लाइन 2 माइक्रोमीटर की होगी? नो क्या सर। बोलो भाई, क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि इतनी बड़ी लाइन 2 माइक्रोमीटर की नहीं हो सकती? लेकिन अंधे हो जाते हैं बच्चे। बच्चे कहते हैं सर वो तो इस लाइन की मेजरमेंट दी हुई थी। अरे गधे, इस लाइन की मेजरमेंट नहीं थी। स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी होती है दैट इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ द लाइन, दैट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द स्पेसिमेन। और अब तुम क्या करोगे, डायग्राम को भूल जाओ। जब स्केल बार बना हुआ होगा तो डायग्राम को भूल जाओ। उसने डायग्राम में जो मेजरमेंट लेनी थी उस मेजरमेंट को लेकर एक स्केल बार दे दिया है। अब तुम अपना स्केल यहां रखो इस लाइन पर, और उसे मेजर करो। जो तुम मेजर करोगे वो क्या होगा, इमेज साइज होगा। क्या होगा, इमेज साइज। Image size. Yes, sir. और जो वैल्यू उसने दी वो क्या होगा, एक्चुअल साइज। इमेजिन कर लो। तो ये सवाल अगर किया हुआ हो तो आसान है। इमेजिन करो तुमने स्केल रखा और स्केल रखने से ये वैल्यू आ गई, लेट सपोज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर स्केल रखा है इसके ऊपर। आपने डायग्राम का कोई, डायग्राम हैज नो रोल व्हेन स्केल बार इज गिवन। डायग्राम का रोल खत्म अगर स्केल बार गिवन हो, ठीक है। स्केल बार का रोल ऐसे पता हो तो कर लेना, फिर तो आसान है। तो स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी होगी महमूद, ये क्या होगा, एक्चुअल साइज। और जब स्केल बार पे स्केल रख के जो मेजरमेंट लोगे दैट इज इमेज साइज। अब आपने क्या करना है, ये आपका एक्चुअल साइज आ गया, ये आपका इमेज साइज आ गया। अब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, आई ओवर ए। Sir, अब can you यूनिट solve आप it? देख रहे हो सेम नहीं है, तो दोनों के यूनिट सेम करो। सेंटी को भी मिली में कन्वर्ट करो, माइक्रो को भी मिली में कन्वर्ट करो। तो ऊपर वाला सेंटी है, सेंटी कन्वर्ट होगा तो ये 8 से क्या हो जाएगा, 80। 80 मिलीमीटर। और ये Yeah. माइक्रो है, 0.002 0.002 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे ना, क्या हो जाएगा, 0.002 मीटर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा, सर 40,000. 4,000 Sir, 40,000 40,000. 40,000। आगे कौन बोलेगा, एक्स। एक्स। Sir, I said. क्या समझे, देखो अगर तुम्हें स्केल बार का सेंस पता है ना, फिर तो ये सवाल ज्यादा आसान नहीं था। इसमें तुम्हारी फटीगी कोई नहीं थी कि डायग्राम में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। स्केल बार भी सब कुछ लिखा है, लेकिन ये पता ही नहीं होता ना, मसला सारा ये पता ही नहीं है। ज्यादातर बच्चे जब स्केल बार बना होता है तो उस पर लिखी हुई वैल्यू को स्केल बार की रीडिंग समझ लेते हैं, और उनमें से आधे खच्चर ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि रीडिंग किस चीज की दी हुई है, क्योंकि ये तो डायग्राम से हटा के लिखा हुआ है, डायग्राम पे अलग मार्किंग हुई हुई है। तो वो मार्किंग क्यों हुई हुई अल्लाह बेहतर जाने। जब स्केल बार होगा, स्केल बार के क्वेश्चंस को कैसे करना होगा, आपको स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी वो एक्चुअल साइज है। स्केल बार पर अपना स्केल रख के जो साइज मेजर करोगे वो इमेज साइज होगा, और इन दो वैल्यूज को यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल लोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir, the blue Yes, line. Yes, sir. स्केल बार में हमारा एक्चुअल साइज होगा सेल का। Sir, the blue line is our image एक एक size. करके बेटा, एक एक करके पूछो, एक एक करके पूछो। पहले किसी लड़के की आवाज थी, मैं पूछा था एग्जामिनर मामू बनाता है, एग्जाम में मामू नहीं बनाता, एग्जामिनर देखता है गधे कौन है और घोड़े कौन और इंसान के बच्चे कौन। तो जो इंसान के बच्चे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से निकल जाते हैं, और जो गधे होते हैं वो फंस जाते हैं। जी सर, अगर ये हमें दिया हो 1 सेंटीमीटर 2 माइक्रोमीटर एक्चुअल साइज, तो अगर हम डायग्राम से लेते हैं 8 सेंटीमीटर, तो उसका जो एक्चुअल साइज होगा वो 16 माइक्रोमीटर होगा।
नहीं समझा तुम्हारा सवाल, दोबारा पूछो। ये जो ब्लू लाइन है, ये एक जी जी। स्पेसिफिक इसे वो दिया हुआ होगा ना कि इन जो हम मेजरमेंट निकालेंगे 1 सेंटीमीटर, वो एक्चुअल साइज 2 माइक्रोमीटर होगा। नहीं नहीं, क्यों मेजरमेंट निकालेंगे? जो एक्चुअल ये जो डायग्राम बनी हुई है जिस भी चीज की, इसका एक्चुअल साइज या जो भी हमें क्या पता उसने ये चीज ली हो, कौन सा साइज निकाल के दिया है कि जी सर। एक्चुअल स्पेसिमेन का ये वाला, इमेजिन कर लें कि एक्चुअल स्पेसिमेन का ये वाला उसने पार्ट मेजर किया है, वो है 2 माइक्रोमीटर का, तो वो रीडिंग उसने लिख के दी है। यस सर। और ये स्केल बार को उसने यहां से उठाया है और यहां बना के दे दिया है जिसको आपने मेजर किया अगर हम इसकी मेजरमेंट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि रेशो क्या है है। किसकी मेजरमेंट कर लें? इसकी? इसी की। और फर्स्ट करें 1 सेंटीमीटर आ रहा है, हाँ, तो तो फिर वन इसी की सेंट इसी की मेजरमेंट तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ठीक है सर। ये जो आपने इमेज साइज कहां से हाँ निकाला, जी, इसी इसी की मेजरमेंट करके। राइट सर, जी। ठीक है। अब किसी लड़की का जो सवाल आ रहा था, बोलो भाई जी, किसी बच्ची का सवाल आ रहा था बेटा, पूछ। हाँ Sir, I wanted to ask that this blue line on the scale given is image size. yes, that is image size. The figure which is, बेटा मैंने लेबल भी तो किया इसलिए, the figure which is written on a scale bar, the blue line, there is a name for this blue line. When it is given separately, this is called scale bar. The value written on the scale bar, देखो ये 8 वाली जो वैल्यू है ना, लिखी भी नहीं होगी, जो वैल्यू लिखी होगी स्केल बार पर, that is always the actual size. And when you put your scale, and measure the length of this line, this value will be image size. Yes, sir, understandable. ठीक है, the value which is written on scale bar already is always the actual size. जी आयशा बिलवानी। सर तो जब हमें सारी चीजें स्केल बार से निकालनी है तो फिर डायग्राम का क्या जरूरत है? ताकि पता चले ना, अभी तो मैंने बताया, ताकि पता चले कि कौन गधा है। वो बच्चे डायग्राम में लगे रहते हैं, वो बच्चे डायग्राम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, उसमें अपने आप को खपा रहे होते हैं। देयर इज नो नीड टू, ये मैं हमेशा यही तो कहता हूँ कि ये क्वेश्चन तो ज्यादा आसान होते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, लेकिन जो है वो तो सिर्फ अगर कंफ्यूज पता हो। करने के लिए एक डायग्राम दी यस जाती है। यस, और याद रखें हमेशा डायग्राम दी हुई होगी स्केल बार के साथ, इसीलिए कि आधी आवाम डायग्राम में लग जाएगी, और डायग्राम में जो लगेगा वो यही ढूंढता रहेगा कि मैंने कौन सी मेजरमेंट निकाली। सीआई स्मार्ट प्ले करता है सर। देखो ना, ये सॉलिड मार्क्स है, मैंने कल भी बताया था कि मैग्निफिकेशन और ड्राइंग में ना कोई नंबर नहीं कटना चाहिए, तो जाहिर है कि इसमें एग्जामिनर ऐसे ही ट्रिक खेलेगा कि जो आपको कंफ्यूजन में डाले और आप सिली मिस्टेक कर जाएं। और इस, क्योंकि देखो जो आगे 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 जाके हम प्लानिंग करेंगे और मुख्तलिफ चीजें करेंगे, तो उसमें जो है ना कमी बेशी होती है, मिस्टेक हो जाती है, बच्चों से कॉमन होता है, अच्छे बच्चे से भी होती है और गधे से भी होती है, लेकिन यहाँ पर ना बच्चे मिस्टेक्स नहीं करते। जो अच्छा बच्चा होता है वो मिस्टेक नहीं करता, और जो एवरेज, जो बिलो एवरेज बच्चा होता है वो यहाँ पर भी मार्क्स कटवा लेता है, और उसकी वजह से वो पीछे हो जाता है। इज दैट क्लियर? नहीं नहीं भाई, डायग्राम कहाँ से मुश्किल है? अगर आपने जैसे सोचा हुआ वैसे लेना मुश्किल है। अगर आप डायग्राम की जो मार्किंग स्कीम होती है जिसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं, उन बातों को ध्यान में रखें, तो डायग्राम में भी मार्क्स। आपको लगता है डायग्राम बहुत साफ सुथरी, अच्छी और खूबसूरत और क्लीन बनाएंगे तो मार्क्स मिलेंगे? नहीं भाई, ऐसे नहीं मिलते। डायग्राम की जो मार्किंग पॉइंट्स है वो मैं आपको सिखाऊंगा जब डायग्राम में जाएंगे, उनके ऊपर मार्क्स होते हैं। तो अक्सर और बेशतर आपको मैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाले ना, तो एग्जामिनर रिपोर्ट्स या स्टूडेंट रिस्पांस शीट जो है ना, वो अपने स्कूल के टीचर से कहें, स्कूल के पास एक्सेस होता है, वो आपको दिखाएगा। तो यू विल सी लॉट ऑफ एटीपी पेपर जिसमें डायग्राम देखने में बड़ी वाहियात सी बनी हुई है, उस पर पूरे मार्क्स मिले होंगे, और जो डायग्राम बहुत साफ सुथरी लग रहा है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है और बहुत अच्छे से लेबल हुई है, उस पर डायग्राम में ना मार्क्स कटे होंगे। तो इट इज नॉट अबाउट हाउ क्लीन एंड हाउ वेल यू मेक अ डायग्राम, इट इज अबाउट ऑल दोस पॉइंट्स on which you are given the score, and I'll tell you those points ना। अभी आगे मत पढ़ो, अभी मैग्निफिकेशन समझ आ गई है? yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मेरे बच्चे, मैग्निफिकेशन के यही 4 पॉसिबल सिनेरियोज हैं, मैंने आपको बता दिया। एंड फ्रॉम माय साइड नाउ, मैग्निफिकेशन एंड कैलकुलेशन वाला पार्ट, यानी मैग्निफिकेशन और उस पर फिर यूनिट और फार्मूला एप्लीकेशन, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दिस इज डन। ठीक है, मैग्निफिकेशन एंड कैलकुलेशन वाला पार्ट इज डन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। And now inshallah taala we will be talking about the drawing part in the next session. जब ये drawing part भी हम cover कर लेंगे, तो we will solve 2-3 questions together, a full final question, ठीक है, जिसमें डायग्राम भी बनानी हो, जिसमें मैग्निफिकेशन,
2-3 सवाल कर लेंगे ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे एटीपी का नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम ड्राइंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स को सीखेंगे, ड्राइंग से रिलेटेड बातों को सीखेंगे, और ड्राइंग से रिलेटेड चीजों को में क्या गलतियां होती हैं वो सारी चीजें सीखेंगे। एंड फिर चूंकि हमारा ये एक स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 5-7 क्वेश्चंस कम से कम कोशिश करेंगे, कुछ आपसे करवाएं कुछ खुद करें, ताकि इस चीज की प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। Sir, जी can you चैट show me the क्या first सवाल? scenario? फर्स्ट सिनेरियो इज दिस। Yeah, तो thank नेक्स्ट you. क्लास कब होगी यार इंशाल्लाह? ये मैं बताऊंगा, अभी तो कल नहीं होगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला कोशिश करके रखते हैं, कभी जल्दी रख लेते हैं, लेकिन अभी मैं उसका टाइम नहीं दे रहा, मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते में ही हो जाएगी इंशाल्लाह। देखो टोटल हमने 8 से 9 सेशंस बनाने हैं, ठीक है ना। मेरी कोशिश ये है कि इसमें से ज्यादातर पार्ट रमजान से पहले मैं कर लूं, अगर नहीं हुआ तो मजबूरी है, फिर रमजान में कर लेंगे, लेकिन रखेंगे इजी पीजी, ताकि थ्योरी से फोकस ना हटे। थ्योरी की रिवीजन लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके में टाइम भी ज्यादा लगता है, ये तो इजी पीजी पार्ट है। और मेरे ख्याल है तुम लोग गला फाड़ देता हूं मैं सारे क्वेश्चन के आंसर कर करके, वरना यूजुअली मैं सोच रहा था कि मैं माइक बंद करा के पहले अपना डिलीवर करूंगा 25-30 मिनट में और दैट्स ऑल, लेकिन देखो क्वेश्चंस करते करते वो 1.25 घंटा हो गया। सब जैसे अगर लीफ है, अब उसकी इनलार्जमेंट बनाते वक्त उसके कर्व बनाते हुए अगर गलत, अरे मैं डायग्राम से रिलेटेड जवाब फिर डायग्राम के साथ दूंगा, अभी नहीं दूंगा। ये तुम्हारा सवाल अगली क्लास में आंसर करूंगा जब डायग्राम बनाऊंगा कि क्या करने पे नंबर कटेगा और क्या करने पर नहीं कटेगा। ठीक है भाई, आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।